Hello my dear students, today I will teach 10th history, the rise of chapter first, the rise of nationalism in Europe का second topic, the making of nationalism in Europe. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि the making of nationalism in Europe में कि पूरे यूरोप में एक प्रकार की जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स किस प्रकार आगे बढ़ती है, कौन कौन से रिवोल्यूशनरीज लोग आगे बढ़ के इस पैट्रियोटिक फीलिंग्स को किस हद तक आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा डिवीजन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। उस समय यूरोपियन सोसाइटी मेन रूप से दो भागों में डिवाइड था, फर्स्ट एरिस्टोक्रेसी एंड सेकेंड पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी इट मीन्स ये किंग्स के ग्रुप के लोग थे, ये एक प्रकार से स्मॉल ग्रुप थे, यानी कि ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन ये थे बहुत सुपर रिच, बहुत पावर में थे। लेकिन जो एक दूसरा ग्रुप है पीजेंट्री, इसका एक बहुत बड़ा ग्रुप था, यानी कि ये पॉपुलेशन में मेजोरिटी में थे, लेकिन ये थे पुअर क्लास। ये पीजेंट्री क्लास एरिस्टोक्रेसी यानी इस क्लास के लिए वर्क कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 1750 के बाद जब पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होती है तो एक और क्लास इमर्ज होती है, उसका नाम है आपको मिडिल क्लास। तो इस क्लास में जो लोग आते हैं उसमें जैसे बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, यानी मीनिंग हुआ कि इसमें जितने भी एजुकेटेड इलाइट थे वो सारे मेंबर इस मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते थे। अब ये मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे इन सब की आइडियोलॉजी सेम थी। इट मीन्स जियो और जीने दो, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की थी, सामूहिक एक पहचान की आइडियोलॉजी थी। यानी कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये दो भागों में डिवाइड था। जैसे कि फर्स्ट आइडियोलॉजी थी वो था नेशनल यूनिटी और सेकेंड आइडियोलॉजी थी वो था लिबरल नेशनलिज्म का। अब हम यहाँ पे चले कि नेशनल यूनिटी इस आइडियोलॉजी से क्या प्रतीत होता है, तो ये नेशनल यूनिटी इट मीन्स नेशन, यानी कि नेशन हम तब कहते हैं, किसी भी टेरिटोरी को नेशन हम तब कहते हैं जब उसकी कल्चर सेम हो, उसका ट्रेडिशन भी सेम हो और उसका लैंग्वेज भी सेम हो। यानी कि हम कोई भी लोकल डायलेक्ट्स बोले लेकिन वहाँ पे एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए नेशनलिज्म की फीलिंग्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर जब तक वहाँ पे लैंग्वेज में विभिन्नता रहती है तब तक हम कभी भी अपने नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए उसकी एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और उसकी एक अपनी पहचान की एक हिस्ट्री भी होनी चाहिए। अब हम इसी डिफिनेशन को लेकर के हम इसी सब चीज को जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक टेरिटोरी नेशन स्टेट में तब्दील हो जाता है। और यही चीज वहां पे कमी थी पूरे यूरोप में कि एक जहां भी जिस प्रकार के मोनार्की सिस्टम में किंग आए उस प्रकार से अपने टेरिटोरी को तब्दील कर देते थे। अब यहाँ पे दूसरे आइडियोलॉजी यानी कि इनकी जो रिवोल्यूशनरीज की जो आइडियोलॉजी थी, सेकेंड आइडियोलॉजी पे हम लोग ध्यान दें, इसमें है लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल मीन्स होता है फ्री, फ्री मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, यानी कि मेरे पास प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए, इक्वल राइट्स भी होनी चाहिए, वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। फिर आप देखिए नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म की फीलिंग्स वहां पे तब बढ़ेगी कि मुझे याद है कि जब ये नेपोलियन अपने डिक्टेटरशिप को लाए थे तो नेपोलियन के कुछ गुड एस्पेक्ट थे को कुछ बैड एस्पेक्ट थे। आज मैं नेपोलियन को याद करती हूँ सिर्फ गुड एस्पेक्ट के चलते, लेकिन उनके जो बैड एस्पेक्ट थे वो भी यूरोप के सोसाइटी में कुछ बैड इफेक्ट लाया था, लेकिन वहां के रिवोल्यूशनरीज उस बैड इफेक्ट को भी चेंज किए हैं। तो फर्स्ट था उसका सेंसरशिप। तो सेंसरशिप
यानी सेंसरशिप का तो मीनिंग मैं बताई थी कि सेंसरशिप में यानी कि नेपोलियन के विरोध में ना तो आप कुछ बोल सकते हैं ना तो कुछ लिख सकते हैं, यानी उनके विरोध में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को ये जो सेंसरशिप लाए थे, तो इसके बदले वो रिवोल्यूशनरीज लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ले आए। फिर आप देखेंगे कि सेकेंड आइडियोलॉजी उनकी थी कि अपने आर्मी को, यानी नेपोलियन अपने आर्मी को बहुत बड़ा बनाना चाहता था। किस लिए बड़ा बनाना चाहता था? ताकि हम यूरोप के डिफरेंट टेरिटोरीज को हम कंक्वर कर सके। अब ये आर्मी के द्वारा जो डिफरेंट टेरिटोरीज को कंक्वर करेंगे तो उसके लिए उसको आर्मी पावर चाहिए। इस आर्मी को बढ़ाने के लिए वो टैक्स को इंक्रीज किए थे। तो ये सब रिवोल्यूशनरीज मिलके यानी मिडिल क्लास के पीपुल इस टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। अब देखिए नेपोलियन के समय में 39 अपने टेरिटोरीज को 39 स्टेट्स में डिवाइड किए हुए थे। अब 39 स्टेट्स के डिफरेंट करेंसीज थे, यानी 39 स्टेट्स के अलग अलग करेंसी थी, उनके अलग अलग वेट एंड मीजर्स थे। जैसे आप ही यहाँ पे ध्यान दें कि अगर आप जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आप आ रहे हैं पंजाब, पंजाब से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ की करेंसी अगर एक स्टेट के बाद आने के बाद वह चेंज होती है, करेंसी चेंज होती है, मीजर एंड वेट चेंज होती है, तो क्या हम कितने डिफिकल्टीज का सामना करेंगे। इसलिए वहां पे ये मिडिल क्लास के जो रिवोल्यूशनरीज थे ये सारे वेट एंड मीजर्स को सेम कर दिए, और जहां पर वे 30 करेंसी लगाए हुए थे 39 स्टेट में, तो उस करेंसी को बदल के 2 कर दिए। 2 करेंसी सिर्फ वहां मेन रहने दिए और 28 करेंसीज को वो एबॉलिश कर दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1834 में एक मिडिल क्लास में ट्रेडर के ग्रुप में एक जॉलफ्रीन यूनियन, कस्टम यूनियन के रूप में उभर करके सामने आए थे, जिन्होंने ट्रेड बैरियर जो नेपोलियन पहले इसको लागू किए थे, इस ट्रेड बैरियर को ये लोग एबॉलिश किए। अब ये ट्रेड बैरियर जैसे कि हम वहां पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि 1833 में हमबर्ग से, यूरोप के हमबर्ग से नमबर्ग में जाने के लिए 11 ट्रेड बैरियर को पार करना पड़ता था, और एक ट्रेड बैरियर के लिए 5% 6% टैक्स देना पड़ता था। तो आप बताएंगे, आप सोचेंगे कि जब 11 ट्रेड बैरियर अगर किसी ट्रेडर पे लगाया जाएगा तो क्या उसकी ट्रेड की जो गति होगी, उस ट्रेड का जो इम्प्रूवमेंट होगा, कितना हद तक हो सकता है। तो ये मिडिल क्लास के पीपुल यानी मिडिल क्लास के जो रिवोल्यूशनरीज थे, इस 11 ट्रेड बैरियर, इस सारे ट्रेड बैरियर को एबॉलिश कर दिए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में मिडिल क्लास का एक वाइटल रोल है। मैं आज उस रोल को बता दी हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगी। धन्यवाद।